इस मूवी का नाम है चितहा, जो कि साल 2023 के अंदर रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत पुलानी नाम की एक जगह से होती है, जहां पर हम बस के अंदर शक्ति नाम की लड़की और उसके भाई को देखते हैं, जो कि बस में बैठकर पलानी आते हैं। दरअसल शक्ति पलानी के अंदर किसी काम से आती है। दूसरी तरफ हम ईश्वर उर्फ ईशु को देखते हैं, जो कॉर्पोरेट में एक सरकारी कर्मचारी है। जब किसी काम से ईश्वर रेलवे स्टेशन से गुजरता है, तब उसे शक्ति देख लेती है और जिस तरह से दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उससे यह मालूम होता है कि एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद ईशु अपनी 8 साल की भतीजी सुंदरी को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। दरअसल सुंदरी के पापा यानी कि ईश्वर के बड़े भाई नहीं है, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और उनकी बेटी सुंदरी की देखभाल ईशु ही करता है। हालांकि अभी तक ईश्वर की शादी तो नहीं हुई है, इसीलिए उसकी भाभी चाहती है कि जल्दी से ईश्वर शादी कर ले, लेकिन ईश्वर शक्ति से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। इसीलिए जब भी उसकी भाभी किसी से शादी की बात करती है तो ईश्वर उन्हें रोक लेता है। ईश्वर अपनी भतीजी सुंदरी को लेकर काफी केयरिंग और प्रोटेक्टिव है और कभी भी सुंदरी को एक पिता की कमी महसूस नहीं होने देता है। ईश्वर के कुछ दोस्त होते हैं, जिनमें से उसका एक दोस्त अंडरकवर पुलिस वाला है, जिसका नाम वादी वेल होता है और उससे ईशु को यह पता चलता है कि शक्ति यहाँ पर काम के सिलसिले से आई है और उसके साथ उसका भाई भी आया है। दरअसल उसका घर पलानी में ही है और उसके मम्मी पापा और दादा दादी तो यहाँ पर पहले ही आ गए थे। ईशु वादी वेल से पूछता है कि उसका किसी के साथ प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं होगा और क्या उसकी शादी हो गई होगी, लेकिन फिर वह खुद वादी वेल को बोलता है कि उसने सिंदूर नहीं लगा रखा था, ना ही गले में मंगलसूत्र था, ना पैरों में कुछ था, इसीलिए उसकी शादी नहीं हुई है। अगली सुबह जब ईशु जल्दी अपने काम पर जाता है और उसे पता चलता है कि शक्ति वहीं पर काम करने के लिए आई है और अब वो भी बाकी लोगों की तरह कचरा कूड़ा उठाएगी और साफ सफाई करेगी। ईशु शक्ति को देखकर हैरान रहता है कि वो अब उसके ही अंडर काम करेगी, इसीलिए वे जल्दी से वादीवेल को इस बारे में बताता है। उसे अपने पास बुलाकर शक्ति से कुछ बात करने के लिए कहता है। अब क्योंकि वादीवेल शक्ति को पहले से ही जानता है, इसीलिए वे शक्ति से उसके हाल चाल पूछता है और शक्ति भी उसके हाल चाल पूछती है। लेकिन जब वादीवेल उसे ईशु के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है तो शक्ति उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, इसीलिए वादीवेल ईशु को कहता है कि वे खुद जाकर उससे बात करे। लेकिन जब ईशु शक्ति से बात करने की कोशिश करता है तब शक्ति उसे इग्नोर कर देती है। हालांकि कुछ टाइम के बाद एक कर्मचारी शक्ति को एक फॉर्म देकर कहता है कि वो उस फॉर्म पर ईश्वर के साइन करवा कर लाए। जब शक्ति ईश्वर के पास जाती है तब ईश्वर उससे बात करने की कोशिश करता है। शक्ति उसे बोलती है कि तुम उस दिन क्यों नहीं रुके। तब ईशु बताता है कि मेरी भतीजे का स्कूल 3 बजे खत्म हो जाता है, इसीलिए मुझे एकदम से याद आया और मैं उसे लेने के लिए चला गया। और जब शक्ति उसे यह पूछती है कि हमारे 12th के रिजल्ट के टाइम भी तुम नहीं रुके, ये पूछने के बाद पता नहीं क्यों ईशु कुछ ढंग से कह नहीं पाता है और जब वे शक्ति को जाने से रोकता है तब शक्ति उसे थप्पड़ मार देती है और ऑफिस से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद ईशु अपनी भतीजे के स्कूल जाता है क्योंकि टीचर ने उसे पनिश किया होता है क्योंकि उसने किसी बच्चे की मैजिक पेंसिल चुराकर क्लास की लड़की सुनीता के बैग में डाल दी थी। लेकिन जब ईशु सुंदरी से पूछता है तो सुंदरी मना कर देती है कि उसने चोरी नहीं की। लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आने के बाद सुंदरी अपने चाचा को बता देती है कि उसी ने चोरी की थी, क्योंकि उसकी दोस्त सुनीता ने ही उससे कहा था कि अगर वे मैजिक पेंसिल चुरा कर उसे दे देगी तो फिर वो उसके साथ खेलने आएगी। घर आने पर ईशु अपनी भाभी को बताता है कि अब वह सुंदरी को वादीवेल की भांजी पोनी के स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि अगर उसके स्कूल में फिर से कुछ हुआ तो हर बार नाम सुंदरी का ही आएगा और उन्होंने उसे घुटने पर बिठा रखा था, इसीलिए अब ईशु उस स्कूल के अंदर उसे नहीं पढ़ाना चाहता है। वहीं अगले दिन ईशु शक्ति को बता देता है कि वो 12th के रिजल्ट के दिन इसीलिए नहीं रुका था क्योंकि उसके बड़े भाई की छाती में अचानक से पेन होना शुरू हो गया था और फिर उनकी मौत हो गई। लेकिन उसने उसका बहुत इंतजार किया, उसके मामा के घर पर भी गया, उसके बारे में पूछा, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। सच्चाई पता चलने के बाद शक्ति को भी बहुत दुख होता है, लेकिन अब ईशु और शक्ति फिर से एक साथ हो जाते हैं, एक दूसरे को टाइम देने लगते हैं। एक दिन जब सुंदरी उसकी दोस्त पोनी के घर पर उसका होमवर्क कर रही होती है तब पोनी उसे बताती है कि उसने उसकी बड़ी बहन से सुना है कि एक जगह 5 बजे के बाद हिरन दिखाई देता है, इसीलिए वे हिरन देखने के लिए जाएंगे। लेकिन सुंदरी उसे बोलती है कि अगर उसके चाचा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। इसी दौरान पिलानी के पुलिस स्टेशन में 4-5 छोटी बच्चियों के रेप मर्डर केस आते हैं, जिनके अंदर एक 13 साल की लड़की का बार बार रेप होता है, जो जिंदा तो है लेकिन वो कुछ बताने की हालत में नहीं होती है। इसीलिए पिलानी थाने का इंस्पेक्टर एसआई वादीवेल और दूसरे ऑफिसर्स को जल्द से जल्द इसके पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए कहता है। अब अगले दिन जब सुंदरी पोनी के साथ ऑटो में बैठकर भैरव मंदिर, जहाँ पर हिरण दिखाई देता है, वहाँ जाने लगती है। लेकिन तभी सुंदरी को अपने चाचा दिख जाते हैं, जो कि उसके स्कूल के पास में किसी काम के सिलसिले में आए होते हैं। इसीलिए सुंदरी अपने चाचा के पास चली जाती है और पोनी अकेले ही ऑटो में बैठकर भैरव मंदिर जाती है। लेकिन अगले दिन जब सुंदरी पोनी से बात करने की कोशिश करती है तो पोनी उससे बात तक नहीं करती है। इसीलिए सुंदरी अपने चाचा को कहती है कि उसकी दोस्त पोनी उससे बात नहीं कर रही हो। इसीलिए फिर ईशु पोनी के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। इसीलिए फिर ईशु सुंदरी को स्कूल के गेट पर वॉचमैन के पास छोड़कर पोनी को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में भी पोनी कुछ नहीं बोलती है और घर के पास छोड़ने पर जब ईशु उससे बात करता है और उसके पास आकर उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है तब भी पोनी कुछ नहीं बोलती है। उल्टा वे तो बहुत घबरा
जाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन इसी दौरान उनकी कोई वीडियो ले लेता है। अगले दिन वादीवेल ईशु को बताता है कि पोनी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसीलिए फिर ईशु तुरंत उसके घर जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद पोनी के चाचा और कुछ लोग आकर ईशु की भाभी को भी उनके घर ले जाते हैं। दरअसल पोनी के घर में ही किसी ने ईशु और पोनी की वीडियो बना ली थी, जब ईशु से बात करने की कोशिश कर रहा था और उसे समझा रहा था। लेकिन पोनी के पापा, उसके चाचा, उसकी मम्मी, सभी को ऐसा ही लगता है कि ईशु ने पोनी के साथ कुछ गलत किया है। इसी वजह से अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इस बारे में कोई पुलिस से कंप्लेंट भी कर देता है। इसीलिए पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत एक लेडी इंस्पेक्टर आकर ईशु को पुलिस स्टेशन ले जाती है। हालांकि वादीवेल के परिवार वाले ईशु पर कोई लीगल कंप्लेंट नहीं करते हैं, इसीलिए ईशु को छोड़ दिया जाता है। अब सभी के साथ वादीवेल को भी ऐसा ही लगता है कि उसके दोस्त ईशु ने उसकी भांजी पोनी के साथ गलत किया है, इसीलिए वो गुस्से में उसे पीटने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसे अपने दोस्त से घिन आने लगती है। साथ ही कहीं ना कहीं शक्ति को भी ऐसा ही लगता है कि ईशु ने कुछ किया है, क्योंकि उस दिन वो उसकी भतीजी सुंदरी को स्कूल के गेट पर छोड़कर चला गया था। अगर वह सुंदरी को भी साथ लेकर जाता तो कोई भी उसे गिल्टी नहीं मानता। और जब ईशु की भाभी उनकी बेटी सुंदरी को अब अपने चाचा से थोड़ा दूर रहने के लिए कहती है तो इस बात का ईशु को बहुत बुरा लगता है और वे रोते हुए घर से दूर चला जाता है। इसलिए उसकी भाभी भी उसके पीछे पीछे जाती है और सुंदरी भी अपने मम्मी को ढूंढते ढूंढते घर से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी एक आदमी आता है जो उसे मोबाइल में वीडियो गेम के बहाने बस में बिठा कर यह कहकर उसे अपने साथ ले जाता है कि वो उसे उसके चाचा के पास ले जाएगा। इसी दौरान वादीवेल आकर रोते हुए ईशु के गले लग जाता है, क्योंकि उसकी भांजी ने उसे बता दिया कि ईशु अंकल ने उसके साथ कुछ नहीं किया और जिस आदमी ने उसके साथ गलत किया है वो उसके बारे में अभी नहीं बता सकती है, क्योंकि पोनी की कंडीशन अभी बहुत क्रिटिकल है। और इससे पहले कि ये सुंदरी से कुछ पूछे, ईशु की भाभी बताती है कि सुंदरी गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही है और काफी ढूंढने के बाद भी इन्हें सुंदरी नहीं मिलती है। हालांकि पोनाईपेटू नाम की एक जगह पर पुलिस को एक बच्ची की जली हुई बॉडी मिलती है जो कि एक लड़की की होती है, लेकिन वो डेड बॉडी सुंदरी की नहीं होती है। इसीलिए ईशु अपने दोस्त वादीवेल के साथ अपनी भतीजी को ढूंढना जारी रखता है। लेकिन एक इंस्पेक्टर के समझाने के बाद वादीवेल अपने दोस्त को बताता है कि वह सुंदरी की ही डेड बॉडी है और 2 दिन के बाद पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देगी। अब ईशु भी ये मान लेता है कि वो उसकी भतीजी की ही डेड बॉडी है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद उसे बताया जाता है कि वह डेड बॉडी 11 साल की लड़की की है और सुंदरी की उम्र तो 8 साल है, इसलिए वो कैसे सुंदरी की डेड बॉडी हो सकती है। और यह पता चलने के बाद ईशु नहीं रुकता है, वह हर एक जगह अपनी भतीजी को ढूंढता रहता है, क्योंकि पहले उसे आशा नहीं थी लेकिन अब आशा है कि उसकी भतीजी सुंदरी अभी जिंदा है। काफी ढूंढने और छानबीन के बाद ईशु को यह पता चल जाता है कि जिस आदमी ने भी उसकी भतीजी को किडनैप किया है वह छोटी बच्चियों का रेप करता है और जब तक उसे दूसरी लड़की नहीं मिल जाती तब तक उसकी भतीजी सेफ है, इसीलिए उन्हें जल्दी से सुंदरी को ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ सड़क के पास एक पुराने घर के अंदर वो किडनैपर सुंदरी को डरा कर रखता है और उसके पास आने लगता है। सुंदरी भी बहुत डरी हुई होती है, वो बार बार उसे बोलती है कि उसे अपने चाचू के पास जाना है, लेकिन वो आदमी उसे गलत तरीके से छूता है। अब पुलिस को यह तो पता चल जाता है कि वो किडनैपर जिस भी बच्ची को किडनैप करता है वो उन्हें उनकी पसंद की चीजें देता है, इसीलिए पुलिस उसे पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा देती है। और जब वो किडनैपर एक दिन मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए आता है तब मिठाई वाला बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो किडनैपर उस बूढ़े आदमी को धक्का देकर भाग जाता है। और अगले दिन फिर पुलिस हर एक गाड़ी को चेक करना शुरू कर देती है। किडनैपर समझ जाता है कि पुलिस अब उसे पकड़ सकती है, इसलिए वो अपने सर और दाढ़ी के बाल हटवा देता है और सुंदरी को मारने के लिए उसे किसी जगह ले जाने लगता है। लेकिन गाड़ियों को चेक करने के बाद एक औरत की वजह से उस किडनैपर को सुंदरी को छोड़कर भागना पड़ता है, क्योंकि उस औरत को शक हो जाता है कि सुंदरी उस आदमी की कुछ नहीं लगती है। वहीं पर ईशु और वादीवेल भी होते हैं। ईशु सुंदरी को पहचान लेता है। सुंदरी की कंडीशन बहुत नाजुक होती है, वो बेहोश हो जाती है, इसीलिए तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पुलिस 24 घंटे का बोलती है कि वह उस किडनैपर को पकड़ लेंगे, लेकिन 24 दिन हो जाते हैं और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। उस किडनैपर ने सुंदरी का बहुत बुरी तरीके से रेप किया था, इसीलिए उसके प्राइवेट पार्ट के एरिया पर टांके आते हैं। और ये सब कुछ जब ईशु देखता है तो वह सहन नहीं कर पाता और सोच लेता है कि वह उस रेपिस्ट को खुद अपने हाथों से मारेगा। हालांकि कुछ दिनों के बाद पुलिस उस रेपिस्ट को पकड़ लेती है। अब केस पॉक्सो का है, जिसके अंदर पौनी, सुंदरी और वे 11 साल की लड़की जो कि अब मर चुकी है, वह तीनों विक्टिम्स है। पौनी को वीडियो कॉल पे उस आदमी को पहचानने के लिए कहा जाता है। वहीं कोर्ट के बाहर चुपके से ईशु उस आदमी को देख लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन शक्ति को वादीवेल ने पहले ही बता दिया था कि ईशु उस आदमी को मार देगा, उसने पूरी प्लानिंग कर ली है, इसीलिए शक्ति उसे समझाते हुए रोकती है। लेकिन ईशु नहीं रुकता है, क्योंकि जिसने उसकी बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया है उसे वो ऐसे कैसे खुला छोड़ दे। कुछ टाइम के बाद उस एक्यूज को 2 पुलिस वाले जिस बस से ले जा रहे होते हैं उसके अंदर ईशु भी होता है, जो मौका देखते ही उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसका दोस्त सुरेश आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि सुंदरी ने ही कहा है कि ये वो आदमी नहीं है, उसने इस आदमी को नहीं देखा है, यह एक शेयर ऑटो ड्राइवर है और जिस दिन पोनी ऑटो में बैठकर भैरव मंदिर गई थी तब वहां पर इस आदमी ने पोनी के साथ गलत किया था और ये पोनी का गुनहगार है, सुंदरी का नहीं। ऐसा सुनने के बाद ईशु फिर से बस में चढ़ता है और उस आदमी को चाकू मार मार कर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। अब ऐसा करने के बाद वादीवेल उसकी भाभी को समझाता है कि अगर इसने फिर से
ऐसा कुछ किया तो वो अब उसे नहीं बचा पाएगा। लेकिन ईशु के ऊपर तो खून सवार है, वे कैसे भी सुंदरी के रेपिस्ट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शक्ति के समझाने पर भी ईशु नहीं मानता है। उसकी भाभी भी उसे बहुत समझाती है और अब थक हार कर शक्ति उसे बताती है कि उसके मामा ने उसका रेप किया था और वे अभी तक भी उस सदमे से बाहर नहीं निकली है। और जब ईशु उसके मामा के बारे में पूछता है तो शक्ति बताती है कि 6 साल पहले भी वे मर गए। दरअसल शक्ति चाहती है कि जो ईशु के ऊपर उस रेपिस्ट को मारने का खून सवार है वो हट जाए, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी भतीजी के गुनहगार को कानून सजा देगा, वो बदला लेने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। ईशु शक्ति की बातों से सहमत हो जाता है और 1 साल तक अपनी भतीजी सुंदरी की देखभाल करता है। लेकिन 1 साल के बाद पुलिस को एक जगह पर किसी की जली हुई बॉडी मिलती है, जो और किसी की नहीं बल्कि सुंदरी के रेपिस्ट पेडोफिले की होती है, क्योंकि ईशु 1 साल के बाद सुंदरी के असली रेपिस्ट तक पहुंच जाता है और फिर उसने उसे उसी तरह से मार दिया जिस तरह से वो छोटी बच्चियों का रेप करके बाद में फिर उन्हें जलाकर मार देता था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में और बेहतरीन मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ।